मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा सो नाईकवाडे अक्काताई नाना निजी स्कूल दत्तवाड़। आज हम छात्रों 9वीं कक्षा का व्याकरण का अंश देखने जा रहे हैं, भाषा अध्ययन। और भाषा अध्ययन में व्याकरण शब्द और शब्द के 8 भेद प्रकार देखने जा रहे हैं। यहाँ शुरू में छात्रों शब्द के भेद और शब्द के प्रकार ये जानने के पहले शब्द की व्याख्या बताता हूँ। जिस तरह से वर्णों या अक्षरों का ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। दूसरी व्याख्या, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले नाम को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, भारत, अकबर, फूल, मुंबई आदि शब्द ये उदाहरण है। यहाँ देखिए छात्रों, भारत एक शब्द लेता हूं। भारत एक देश का नाम है, एक विशिष्ट ऐसे देश का नाम है, नाम का उल्लेख होता है। दूसरा शब्द नीचे लेता हूं, तरभा, कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। इस शब्द से, इस वाक्य से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। तीसरा एक शब्द है भातर, कोई अर्थ निकलता नहीं। इसलिए जहां पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे शब्द कहते हैं। वैसे तो शब्द के 8 भेद हैं, 8 प्रकार, जिसमें विकारी शब्द के 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और विकारी अविकारी शब्द में 4 प्रकार, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, 3 समुच्चय बोधक और 4 विस्मयादि बोधक, 8 प्रकार हैं। तो यहाँ शुरू में छात्रों विकारी शब्द की व्याख्या और उसके उप प्रकार बाद में देखेंगे। विकारी शब्द यानी इसकी व्याख्या बताता हूं, जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल होता है, परिवर्तन होता है, उसे विकारी सव्य कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जिस तरह से यहां विकारी शब्द में भी 4 प्रकार आते हैं। कौन से? संज्ञा, 1, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण और 4 क्रिया। तो यहां आज विकारी शब्द में संज्ञा, उसके प्रकार देखेंगे जाते जाते। 1 संज्ञा, व्याख्या देता हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, विशेष स्थान, और जैसे कि नाम को दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, विशेष स्थान आदि को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से जैसे मोहन, कलम, दिल्ली, सुंदरता, कक्षा, संग आदि शब्द, ये संज्ञा की व्याख्या है। संज्ञा के भी 5 प्रकार, जैसे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी व्याख्या, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरिता, रामायण, लखनऊ, गोदावरी आदि शब्द। उसका एक ही उदाहरण देता हूं, हिमालय एक पर्वत है। हिमालय, विशिष्ट हिमालय का बोध होता है, हिमालय उदाहरण 1 हो गया, ये व्यक्तिवाचक है। प्रकार दूसरा, जातिवाचक व्याख्या, जिस संज्ञा से किसी एक जाति अथवा वर्ग का बोध होता है
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, कुत्ता, पक्षी, शहर, पेड़ आदि शब्द। यहाँ उदाहरण के लिए मेरे पास एक कुत्ता है। कुत्ता ये जाति का बोध प्रकट करता है। कुत्ता एक ही उदाहरण दिया हूं, थोड़ा सा देखे, ये जातिवाचक है। दूसरा एक उदाहरण दे सकता हूं, यहाँ फूल खिले हैं। फूल विशिष्ट जाति का फूल, जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, स्वभाव, धर्म आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे वीरता, स्वाद, बुढ़ापा, क्रोध, दुश्मनी शब्द। यहां एक उदाहरण लेता हूं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जगह प्रसिद्ध है। वीरता भाव प्रकट होते हैं। चौथा प्रकार द्रव्यवाचक व्याख्या, जो संज्ञा, शब्द, द्रव्य, धातु आदि पदार्थों का नाम बताते हैं, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोना, लोहा, पानी, तांबा आदि शब्द। एक उदाहरण, मेरे पास सोने की घड़ी है। सोना द्रव्यवाचक। पांचवा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसमें उदाहरण सेना, कक्षा, संस्था, भीड़, गुच्छा आदि शब्द। उदाहरण के लिए बस में सुबह बहुत भीड़ होती है। भीड़ ये क्या है? जैसे कि समूहवाचक। इस संज्ञा के 5 प्रकार, उसके उदाहरण देखें। उसके नीचे सर्वनाम, ये दूसरा प्रकार। सर्वनाम व्याख्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, कौन आदि शब्द। यहां पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये 3 उसके प्रकार हैं। प्रकार दूसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। व्याख्या, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरा गत, वह मेरे मित्र, वह वे, यहां निश्चय का बोध होता है। और तीसरा प्रकार, जैसे कि सर्वनाम में अनिश्चयवाचक। व्याख्या, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित ज्ञान हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, आज घर पर कोई आ रहा है। अनिश्चय कोई। ये उदाहरण एक ही देता हूं। और चौथा प्रकार है, जैसे कि सर्वनाम का उप प्रकार निजवाचक। वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग के निजत्व या अपनत्व का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं निजवाचक है। और सर्वनाम में 5वां प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्याख्या, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता, प्रश्नवाचक कहते हैं सर्वनाम। उदाहरण के लिए, कौन आज गृह कार्य करके नहीं आया? कौन शब्द ये प्रश्नवाचक है। इस तरह से ये 5वां और 6ठा प्रकार संबंधवाचक। व्याख्या, जैसे वे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द या वाक्य का दूसरे या वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो करेगा वो भरेगा, जो, वो, यह संबंध आता है जिस तरह से बताया गया। इसी तरह से
आगे का प्रकार विशेषण। सर्वनाम के बाद विशेषण। व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कठोर, लंबा, मीठा, एक आदि शब्द। उस तरह से विशेषण की भी कुछ जैसे कि उप प्रकार है। एक गुणवाचक, जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि की विशेषता होती है, उसे गुणवाचक कहते हैं। उसके प्रकार, उदाहरण के लिए नरेंद्र एक भला लड़का है, भला ये गुण प्रकट होता है। बात समझ में ले। गुणवाचक में दूसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से या सर्वनाम के माप, तौल या मात्रा का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक, उसके भी दो प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण में 2 मीटर सफेद कपड़ा दो, 2 मीटर निश्चित है, ये उदाहरण दिया गया है। और दो अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें अनिश्चित यानी थोड़ा पानी ले आना, उदाहरण थोड़ा, ये अनिश्चित है, इस तरह का उदाहरण सामने आता है। और यहाँ विशेषण में तीसरा प्रकार जो बताया, संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण उप प्रकार और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 निश्चित है। और अनिश्चित में हजारों लोग क्रिकेट देख रहे हैं, हजारों, अनिश्चित है, इसलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के उप प्रभेद में सार्वनामिक विशेषण अंत में प्रकार है। और सार्वनामिक में व्याख्या, जो सर्वनाम शब्द की किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस पंखे को बंद कर दो, एक ही उदाहरण, जिस तरह से उस पंखे को बंद कर दो, ये उदाहरण देखे हैं। यहाँ इस तरह का ये प्रकार देखे, ये एक ही उदाहरण काफी है। जिस तरह से यहाँ जाते जाते मैं अंत में यहाँ बताना चाहता हूँ, जिस तरह से विकारी शब्द में चौथा प्रकार जो बताया गया, क्रिया, उसकी व्याख्या, जिस शब्द या शब्द समूह से क्रिया, कार्य करने या होने, किसी प्रक्रिया, किसी घटना से होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। आगे का प्रकार जो देख रहे हैं, क्रिया, चौथा प्रकार। क्रिया का अर्थ है जिस शब्द से किसी का काम का होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया, लता पत्र पढ़ती है, लता पत्र पढ़ती है। यहाँ पढ़ना क्रिया का कार्य शुरू है और यह कर्म पर पड़ता है, क्रिया का कार्य, उसे जैसे कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ सकर्मक की व्याख्या बताता हूँ। क्रिया के प्रकार कितने हैं? सर्वसाधारण क्रिया के 5 प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार सकर्मक क्रिया। व्याख्या, जब क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक की व्याख्या, माली फूल तोड़ता है, यह सकर्मक क्रिया है। माली फूल तोड़ता है, इस तरह का उदाहरण। उसके बाद दूसरा प्रकार अकर्मक क्रिया। व्याख्या, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म नहीं होता। लता गाती है, उदाहरण के लिए गाती है, इसका कर्ता लता है, गाना अकर्मक क्रिया है। यदि कौन से प्रश्न करे
तो कौन गाती है? उत्तर मिलता है लता। जो करता है, इनमें क्या से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, वह अकर्मक क्रिया है। यहाँ उसके बाद क्रिया के अन्य भेद भी है। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, उदाहरण के लिए रघु सो चुका। यहां इन वाक्यों में सो चुका क्रियाएं एक से अधिक धातु से मिलकर बने हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। बात ध्यान में ले। उसके बाद आगे का प्रकार सहायक क्रिया। क्रिया के अन्य भेद में संयुक्त क्रिया देखे। सहायक क्रिया व्याख्या, जो क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में सहायक होती है, मदद होती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए राम खाना खा चुका। वाक्य देखिए, यहां चुका क्रियाएं इन क्रियाओं के संपन्न होने में सहायता कर रही है, मदद कर रही है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ध्यान दे। उसके बाद प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया, उसकी व्याख्या, जब कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। शिक्षक ने छात्रों से पत्र लिखवाया। इन वाक्य में लिखवाया कर्ता द्वारा स्वयं न करके दूसरों से करवाए, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और उसके बाद अंत में प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, उदाहरण के लिए शिक्षक लोकेश को पढ़ाता है, उदाहरण है। और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये दूसरा प्रकार, शिक्षक लोकेश को शिवम से पढ़वाता है। यहां दो उदाहरण को देखेंगे। पहले वाक्य में कर्ता शिक्षक पढ़ने की क्रिया स्वयं न करके लोकेश को करने की प्रेरणा देता है, अतः यहां पढ़ाता है क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरे वाक्य में कर्ता शिक्षक दूसरे कर्ता शिवम को लोकेश को पढ़ाने की प्रेरणा देता है, अतः पढ़वाता है, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इस तरह से यह, जैसे कि कुल मिलाकर यहाँ 4 प्रकार अविकारी के और टोटल ये प्रकार उसके उप प्रकार देखे हैं। इस तरह से अब जो हम देखें वह विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके उप प्रकार आदि बातों को देखने का हम प्रयास किए हैं। उदाहरण के समवेत जैसे यहाँ। धन्यवाद।